हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आज मैं लाया हूं आपके दुनिया की सबसे बड़ी मानवा नैनो मशीन चैप्टर 1। तो कहानी की शुरुआत होती है चांदनी रात की एक शांत मंजर से। चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई है। तभी अचानक एक लड़के को देखते हैं जो बदहवास हालत में तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा होता है, जैसे किसी चीज से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ देखी जा सकती है। तभी दौड़ते हुए उसके पैर किसी चीज से टकराता है और वो अपना संतुलन खो बैठता है। उसके पैर में इतनी जोर से लगी थी कि वह दर्द से कराह उठता है और जोर चिल्लाता है। और तभी देखते ही देखते वो एक ढलान से नीचे गिर जाता है खाई की तरफ। जमीन पर गिरने के बाद वो दर्द से जमीन पर पड़ा ही रहता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। वह हताशा में चिल्लाता है, लानत है, मैं अब चल भी नहीं पा रहा, मेरी टांग। उसकी आंखों में गुस्सा है और हार की टीस है। वह बुदबुदाता है, सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। उसके सामने साए जैसे लोग खड़े हैं और लड़का गुस्से और हैरानी में उनसे पूछता है, क्या तुम कह रहे हो कि मैं शुरू से ही तुम्हारी कठपुतली बनकर इस इलाके में नाच रहा था? वैसे यही लड़का अपना मेन हीरो है, ठीक है, और इसका नाम प्रिंस चियोन है। तभी अचानक वो नकाबपोश हत्यारे इस लड़के को घेर लेते हैं। उनमें से एक नकाबपोश ताना मारते हुए कहता है, 1 घंटे तक भागने के बाद यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? शाबाश राजकुमार चियोन। तभी दूसरे हत्यारे ने उबासी लेते हुए कहा कि यह इंतजार उसे सुला ही देता। तभी हम प्रिंस चियोन को देखते हैं जो पूरी तरह घिर चुका है। उसके पास भागने की ना तो ताकत बची है और ना ही कोई रास्ता। प्रिंस चियोन मनी मन सोचने लगा कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी प्रिंस चियोन उन नकाबपोशों से पूछता है, आखिर क्यों? मैंने तो एकेडमी में दाखिला लेना भी छोड़ दिया था, फिर भी तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? तभी हत्यारे ने एक ठंडी सी आवाज में कहा, चाहे तुमने एकेडमी छोड़ दी हो या तुम मार्शल आर्ट में कितने भी कमजोर क्यों ना हो, प्रिंस चियोन, ये सब मायने नहीं रखता। हत्यारा आगे कहता है, जब तक तुम्हारे पास सिंहासन का अधिकार है, यही एकमात्र रास्ता है। प्रिंस हत्यारे ने अपनी तलवार निकाल ली और प्रिंस चियोन को हार मानने के लिए कहा। तभी हत्यारे प्रिंस चियोन का अपमान करने वाले लहजे में कहते हैं कि भले तुम्हारे अंदर किसाना खून मिला हो, लेकिन फिर भी तुम उस व्यक्ति के वंशज हो, इसलिए हम लोग तुम्हें बिना दर्द की मौत देंगे। और भाई यह सुनकर प्रिंस चियोन बिल्कुल पुतलों की तरह खड़ा रह जाता है। प्रिंस चियोन सोचता है कि आखिर ये घटिया लोग उसकी माँ के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। चियोन को पता था कि ये जालिम लोग उसे कोई भी पेनलेस डेथ नहीं देने वाले थे और इसलिए प्रिंस चियोन ने अपने पास एक रखा छुपा हुआ खंजर चुपचाप पकड़ लिया और फिर प्रिंस चियोन ने कसम खाई। वो बोलता है, अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए मरूंगा। और भाई चियोन का ये दम देखकर वो साला हत्यारा हैरान रह जाता है और उससे पूछता है, ओ क्या तुमने वॉरियर जैंग से मार्शल आर्ट सीखा है? तभी हम देखते हैं चियोन वो खंजर बाहर निकाल लेता है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे एहसास होता है कि भले वह अपनी किस्मत से बच गया हो, लेकिन अपने खून और विरासत से भागने उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। तभी अंधेरी रात में छिपकर उसे देख रहे हमलावर ने एक अजीब सी हंसी के साथ सोचा कि बिना किसी ट्रेनिंग के और न ही किसी हुनर के भी ये लड़का हार मानने को तैयार ही नहीं है। और भाई अब उन हत्यारों के लिए चियोन एक मजेदार शिकार बन चुका था। तभी एक आवाज गूंजती है, उसे खत्म कर दो। हमलावर के आदेश देते ही सारे के सारे नकाबपोश लड़ाके बिजली की रफ्तार से चियोन की तरफ टूट पड़ते हैं। चारों तरफ से घिरे हुए चियोन ने दर्द से कराहते हुए अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमलावर हर तरफ से उस पर हावी थे। तभी एक नकाबपोश ने अपनी तलवार चियोन पर हमला किया, जिसे चियोन ने किसी तरह झटके से रोका, लेकिन वह हमला बहुत तेज था यार। तभी हम देखते हैं कि हवा में तलवारें लहरा रही होती हैं और हमलावर अपनी पूरी ताकत के साथ चियोन पर वार कर रहे होते हैं, मानो उसका बचना नामुमकिन हो। तभी अचानक एक हमलावर ने चियोन का गला दबोच लिया और उसे हाथ उठा लिया। चियोन पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा था और हम देख ही सकते हैं कि प्रिंस चियोन अब बिल्कुल लाचार दिख रहा है। हमलावर ने प्रिंस चियोन की आंखों में देखते हुए एक ताना मारा और कहा कि उसकी ये छोटी सी जवाबी कार्रवाई अब खत्म हो चुकी है। तभी चियोन ने मौका देखकर अपनी कमर के पीछे से छिपाया हुआ चाकू निकाला और भाई चियोन के इस अचानक किए गए वार ने उस हमलावर को पूरी तरह चौंका दिया। और भाई उस हमलावर का चेहरा देखो कितना हैरान दिख रहा है। तभी चियोन अपना चाकू सीधा उसके मुंह के आर पार कर देता है और ये देखकर बाकी हमलावर सन्न रह गए और उनकी आंखें फटी रह गई। और भाई उस नकाबपोश को मारने के बाद चियोन तो वैसे भी घायल था, तो इसलिए वो भी धड़ाम जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी चमक थी। चियोन ने एक खौफनाक मुस्कान साथ कहा, है यह तो तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ। और भाई चियोन की ये मुस्कान उन हमलावरों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। और भाई चियोन की ये मुस्कान देखकर वो हमलावर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वे एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि एक ऐसा बच्चा जिसे मार्शल आर्ट तक नहीं आता, उसने उसके एक सदस्य कैसे मार डाला।
और भाई उन नकाबपोशों के मन में ये डर बैठ गया था कि चियोन के वे सारे बेहतरीन हमले सिर्फ उन्हें धोखा देने के लिए थे। तभी उनमें से एक हमलावर स्थिति को देखकर हाथ में तलवार पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर ये लड़का मार्शल आर्ट में माहिर होता तो आज उनकी क्या हालत होती। लेकिन तभी अगले ही पल वो नकाबपोश हमलावर गुस्से में चिल्लाते हुए चियोन की तरफ झपटता है, तुम कमबख्त बदतमीज लड़के। और भाई उसका हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और भी वो हमलावर चियोन के मुंह में एक ऐसी लात मारता है ना कि उसके मुंह से खून ही निकल आता है और बुरी तरह से वो लहूलुहान हो जाता है और धड़ाम जमीन पर गिर जाता है। चियोन जमीन पर दर्द से तड़प रहा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी वो नकाबपोश गुस्से में चियोन से बोलता है कि सिर्फ इसलिए कि हमने तुम पर रहम किया तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो हमसे लड़ने के लिए। और भाई इस हमलावर को गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। उसने फिर से चियोन पर एक और वार करने को ठान लिया। और भाई हम देख सकते हैं कि चियोन कितना बेबस दिख रहा है, पर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। और भाई आप देख ही सकते हैं कि उस हमलावर ने चियोन के पेट में अपनी तलवार घुसा ही दी थी और इसलिए अंधेरी और तूफानी रात में पूरा जंगल चियोन की दर्द भरी चीख से गूंज उठता है। इतना खतरनाक हमला होने के बाद भी चियोन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी वो हमलावर चियोन के पेट से अपनी तलवार निकालता है और उसके पेट में लात मारते हुए उससे पूछता है कि अपने पेट में तुम्हें छेद होने का अनुभव कैसा लग रहा है। वहीं दर्द से तड़पता हुआ अपना चियोन अपने हाथों से जमीन खोदने लगता है और सोचता है कि उसने उन्हें एक बार तो धोखा दे दिया लेकिन दोबारा दे नहीं पाया। फिर भी उसे संतोष है कि कम से कम उसने एक दुश्मन को तो मार गिराया। तभी हमलावर चियोन के घाव को और गहरा करते हुए उसे तड़पा तड़पा कर मारने की धमकी देता है। और भाई वो नकाबपोश अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए मजबूर महसूस करता है। हालांकि यह उसका स्टाइल नहीं है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ फ्रीज हो जाता है। लेकिन तभी अचानक एक बहुत तेज और बहुत बड़ी रोशनी का धमाका होता है और इस अनएक्सपेक्टेड रोशनी को देखकर वहां खड़े हमलावर की आंखें फटी फटी रह जाती हैं और वो हक्के बक्के रह जाते हैं। और वो जो रोशनी थी ना इतनी तेज थी कि उस रोशनी की वजह से एक हमलावर के परखच्चे उड़ जाते हैं, जबकि वहां पड़ा चियोन वहीं पड़ा रहता है। लेकिन तभी खून और धुएं के बीच अचानक तलवार का एक तेज वार नकाबपोश को चीर देता है और ये देखकर सारे हमलावर आपस में कानाफूसी करने लगते हैं डर के मारे कि अभी अभी वह सफेद रोशनी की लकीर क्या थी। लेकिन तभी उन नकाबपोशों की नजर एक जूते के निशान की तरफ जाती है और अचानक सब कुछ बदल जाता है। और तभी एक नकाबपोश चिल्लाता है डर के मारे कि कोई उनके पीछे आ गया है। और तभी हम देखते हैं कि हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ होता है, जबकि वो जो पैर था ना वो किसी लड़के का था और वो लड़का पूरी तरह से नीला चमक रहा था और वो बिल्कुल शांत खड़ा था। उस लड़के के शरीर से नीली बिजली की तरह एक ऑरा फूट रहा था जो वहां मौजूद उन नकाबपोशों को हैरान कर रही थी भाई। और भाई उस लड़के का शांत स्वभाव और उसके चारों तरफ मंडराता वो खतरनाक ऑरा वाली बिजली उसने माहौल को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया था। और भाई उस लड़के का ये कैजुअल रूप देखकर वहां खड़े नकाबपोश की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वो मनी मन बोलता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी अजीबोगरीब ड्रेस नहीं देखी है। वो नकाबपोश बहुत ज्यादा परेशान था कि आखिर ये कौन है और उसने ऐसे कपड़े कहां से पहने हैं। तब इसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके हाथ आपस जुड़े हुए थे और बिजली की लपटें उसके कपड़े के ऊपर से दौड़ रही थी, जैसे कि हम देख ही सकते हैं। लेकिन तभी गुस्से और घबराहट में एक नकाबपोश ने चिल्लाकर पूछा कि आखिर वह कौन है और वह सीधा उस नए आए लड़के पर सीधा हमला बोल देता है। वह हमलावर अपनी पूरी ताकत से तलवार को लेकर आगे बढ़ता है, जबकि वह लड़का अपनी जगह से हटता भी नहीं है। लेकिन तभी उस लड़के के हम चेहरे में देखते हैं जो कि हल्की सी मुस्कान दे रहा था, जैसे उसे इस लड़ाई का रिजल्ट पहले से पता हो। लेकिन तभी अगले ही पल एक बहुत तेज रोशनी ने पूरा माहौल ही बदल दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और उस रोशनी ने चारों ओर अंधेरा फैला दिया। और भाई हमलावरों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो हमलावर बिल्कुल शांत खड़े रह गए और उन सभी के चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था, क्योंकि वह जो नया लड़का आया था वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो चुका था। वो हमलावर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई इतना तेजी से ओझल कैसे हो सकता है। ओझल मतलब आंखों से गायब हो जाना। वो नकाबपोश मन में सोचने लगते हैं कि क्या ये कोई एजिलिटी स्किल है, लेकिन नहीं भाई, ये उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। और भाई उस नकाबपोश की इतनी ज्यादा फट जाती है कि उसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जो लड़का है ना वो पानी की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और तभी अगले पल वो जो नया लड़का था ना उसके एक ही वार से जमीन फट जाती है और हवा का एक भयंकर बवंडर उठने लगता है
जिससे उन हमलावरों के होश ही उड़ जाते हैं भाई। और भाई इस तबाही के मंजर ने यह साबित कर दिया था कि इन सभी नकाबपोशों ने एक बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स टकरा बैठे हैं। तभी हवा में गूंजती एक भयानक चीख के साथ इस रहस्यमय रोशनी ने सब कुछ धुंधला कर दिया। उन हमलावरों के मन में दहशत दौड़ गई, उनकी आंखें फटी फटी रह गई। वह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या यह वास्तव में डिवाइन लेवल की मास्टर की पावर है। वह हमलावर हताश होकर मन ही मन सोचते हैं कि कोई इतना शक्तिशाली मास्टर इस बेकार प्रिंस सियोन को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रिंस सियोन बुरी तरह से घायल था, उसके शरीर से खून बह रहा था और उसका अंत भी ऐसा लग रहा था कि पास ही आ गया है। तभी हमलावर उसे देखते हुए राहत की सांस लेता है, क्योंकि अब उनका मिशन पूरा ही होने वाला था और इसलिए वो सारे नकाब को रिट्रीट करने की सोचते हैं। वो लोग वहां से तेजी से भागने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी एक एनर्जी उन सभी को जकड़ लेती है। हवा में एक जोरदार धमाका होता है और सारे हमलावर अपनी तलवार छोड़कर बुरी तरह से बिखर जाते हैं। और भाई पलक झपकते ही वो सारे के सारे नकाबपोश हवा में ही फट जाते हैं भाई। और भाई इधर जमीन पड़ा प्रिंस सियोन ये सब देखकर मुस्कुरा उठता है, जैसे उसे अपनी जीत का आभास हो गया हो। तभी वो ब्लू बॉय प्रिंस सियोन के पास आता है और तंज कसते हुए कहता है कि उनका एंसेस्टर मौत के मुंह पर खड़ा है, फिर भी वो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन ऐसा क्यों। तभी वहीं अधमरा पड़ा प्रिंस सियोन ये सुनते ही कि वो लड़का उसे एंसेस्टर कह रहा है, वो अचानक सोच पड़ जाता है कि ये भला कौन लड़का है और ये लड़का मेरे सामने ऐसी बकवास क्यों कर रहा है। लेकिन प्रिंस सियोन की नजरें थोड़ी धुंधली होती जा रही थी। वो बोलता मुझे धुंधला दिख रहा है, मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा पूरा शरीर सुन्न क्यों पड़ रहा है। और प्रिंस सियोन उस लड़के को देखते हुए बोलता है कि क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। लेकिन तभी वो नया आया लड़का थोड़ा घबरा जाता है और वो अपनी घड़ी देखते हुए कहता है कि क्या उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। शिट, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो लड़का आगे बढ़कर कहता है कि मैं यहाँ पहले आने वाला था और तुम्हें इसे इस्तेमाल करना सिखाने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब काम चलाऊ तरीका अपनाना होगा। वह अपनी बात जारी रखता है, मुझे जल्दी करनी चाहिए क्योंकि तुम तो बस मरने ही वाले हो। तभी वो ब्लू बॉय प्रिंस सियोन के पास जाता है और झुकता है उसके पास और अपनी जेब से एक अजीब सा गैजेट निकालता है और फिर सियोन के शरीर पर इंजेक्शन की तरह लगा देता है। वह खुद तो कोसते हुए कहता है कि मैं इसे इंजेक्ट कर रहा हूँ और ये मुझे अजीब सा भी लग रहा है। तभी काम पूरा हो जाने पर वो ब्लू बॉय थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, हो गया। तभी ब्लू बॉय सियोन के पास झुककर उससे पूछता है कि हे एंसेस्टर, क्या तुम ठीक हो। तभी ब्लू बॉय अपनी बात पूरी करता है और मन में सोचता है कि काश ही मेरा एंसेस्टर बच जाए और इसकी जिंदगी आसान हो। तभी वो ब्लू बॉय सियोन से बताता है कि यह एक नैनो मशीन का लेटेस्ट वर्जन है और इसे यूज करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी होना चाहिए, तो इसे इस्तेमाल करना सीखने के लिए तुम्हें गुड लक। और अगले ही पल एक बिजली जैसी चमक के साथ वह ब्लू बॉय वहां से गायब हो जाता है और वहीं जमीन पर अपना प्रिंस सियोन जमीन पर अधमरा पड़ा ही रहता है। और वहीं पड़े पड़े सियोन को एक ख्याल आता है कि उसके दिमाग में उलझने चल रही होती हैं, आखिर वो अजीब आदमी किस तरह की बकवास कर रहा था। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा नंबर सियोन के सामने आ जाता है, जिसे देखकर सियोन पूरी तरह से हैरान और हक्का बक्का रह जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके सिर के अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही है जो इसे स्काई कॉर्पोरेशन का नाम बता रही है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक और मैसेज आता है कि 7th जनरेशन नैनो मशीन स्टार्टिंग एक्टिवेशन। और इसी के साथ ये पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो देखना यह है कि नैनो मशीन आखिर है क्या। ये देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर 2 में। तो भाई चैप्टर 2 नैनो मशीन शुरुआत होती है मुरिम एलायंस के इंट्रोडक्शन से। हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले की बात है, जिहांगू के सोल्जर्स अपनी सेफ्टी करने के लिए मार्शल आर्ट्स सीखते थे। और भाई समय के साथ साथ मार्शल आर्ट्स केवल सेल्फ डिफेंस का माध्यम न रहकर अपने एनिमीज को मारने का एक खतरनाक हथियार बन गया है। और ये टेक्निक्स समय के साथ साथ और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई, जहां नॉर्मल फॉर्म्स बन गई, सीरीज ऑफ मूवमेंट और ब्रीथिंग टेक्निक्स बन गई, बेसिक ऑफ इंटरनल एनर्जी। और भाई इसलिए मार्शल आर्टिस्टों ने अपनी टेक्निक्स और विरासतों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया, जिससे मार्शल आर्ट का विकास लगातार होता रहा। जो लोग मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा कुशल हो गए थे, वो लोग नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उन्हें जल्द ही मुरिम एलायंस का लोगो मिल गया और वो लोग कहलाने लगे वुलिन। और फिर मुरिम के लोगों का डिसाइपल बनने के इच्छुक वॉरियर उन्होंने अपने क्लैंस बनाए और एक क्लैन 2 ग्रुप में बांटे गए। पहला था फोर्स ऑफ जस्टिस और दूसरा था फोर्स ऑफ इविल। और भाई इन दोनों पावरफुल ग्रुप के बीच एक और ग्रुप मौजूद था जो बिल्कुल अलग रास्ते पर था और बस अपनी पावर्स को बढ़ाने की फिराक में रहता था। दुनिया उन्हें डेमोनिक कल्ट के नाम से जानती थी और भाई कहीं डेमोनिक कल्ट के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग फैमिली के उसी नाजायज बच्चे की है जिसके पास सिंहासन का अधिकार है। और ये चियोन ये वून की कहानी है। और तभी हम इसके बाद प्रिंस चियोन को देखते हैं
जो कि एक झटके के साथ बिस्तर से उठ बैठता है और उसके मुंह से दर्द भरी चीखें निकल रही हैं। वह हैरान था कि क्या वह वाकई जिंदा है, और तभी उसे याद आता है कि उस तलवार ने उसके पेट को आर पार चीर दिया था। वह सोचने लगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था और उसका पूरा शरीर पसीने से क्यों भीग रहा था। और भाई चियोन के शरीर में दर्द इतना ज्यादा था कि वह दर्द से कराह उठता है। उसका शरीर पसीने से और अजीब से चिपचिपे काले पदार्थ से सना हुआ है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। वह बदबू से परेशान होकर अपनी हाथ देखता है। तभी अचानक सियोंग के दिमाग में एक अजीब से आवाज गूंजती है, और वो आवाज थी जो उसे मास्टर कहकर बुलाती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। और वह सियोन चौंक कर कमरे में इधर उधर देखने लगता है। वह डर और उलझन में चिल्ला उठता है कि कौन कौन हो तुम। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये टेलीपैथी है। वह सोचता है कि क्या यह आवाज सीधा उसके दिमाग के अंदर से आ रही है, और यह एहसास उसे और भी ज्यादा डरा देता है। सियोन सोच में पड़ जाता है, क्या सच मेरे दिमाग से आ रही है। तभी वह आवाज फिर से उसे जवाब देती है और उसे मास्टर कहकर बुलाती है। इसलिए सियोन दोबारा घबरा कर चिल्लाता है, मैंने कहा ना तुम कौन हो। तभी वह आवाज अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वह एक स्काई ऑपरेशन की 7th जनरेशन की नैनो मशीन है, जो मास्टर के दिमाग को सहारा देने के लिए एक कोर के रूप में काम करती है। तभी सियोन गुस्से और हैरानी में चिल्लाता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वह कौन है और ये सब क्यों हो रहा है। जिस पर मशीन फिर से दोहराती है कि वह 7th जनरेशन की नैनो मशीन है। और वह सियोंग नैनो शब्द सुनकर उसे एविल गॉड समझ लेता है और कांपते हुए सोचता है कि क्या ये इविल गॉड है जिसे डिमोनिक गल्ट के लोग पूछते हैं। सियोंग के डर के मारे उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो घुटने के बल जमीन पर गिर जाता है। उसके मन में अभी भी यही खौफ है कि क्या ये इविल गॉड है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है 2 लोगों पर। तभी इसके बाद हम 2 लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक डॉक्टर है और एक नॉर्मल बंदा। वो नॉर्मल बंदा डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर इस तरफ। तो डॉक्टर बस इतना ही बोलता है और भाई उन दोनों के बीच में एक बहुत ही गंभीर चर्चा चल रही है। वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि क्या वह एक हत्या का प्रयास था। और डॉक्टर बेक ने भारी मन से कहा हाँ। तभी वो लाल कपड़े वाला आदमी डॉक्टर से बोलता है कि हालांकि हाल ही में हत्या के कई प्रयास हुए हैं और मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे सीधा वहीं भेजेंगे। और तभी डॉक्टर बेक ने और भी ज्यादा गंभीरता समझाते हुए कहा कि बेशक ये हमारे फर्स्ट क्लास गार्ड जैंगी होने चाहिए थे, हमारे पास यही एकमात्र रास्ता था। तभी बात जारी रखते हुए डॉक्टर ने आगे कहा कि यह एक चमत्कार था कि हमारे प्रिंस चियोन अभी तक जिंदा हैं। तभी वो लाल कपड़े वाला आदमी बोलता है कि मुझे लगता है कि किसी ने प्रिंस चियोल की मदद की है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि आखिर वो बंदा कौन था जिसने उसकी मदद की। तभी डॉक्टर बेक उस लाल कपड़े वाले बंदे से बोलते हैं कि क्या तुम वहां पड़े निशानों के आधार पर कुछ हद तक अंदाजा नहीं लगा सकते क्या। और तभी ये बात सुनकर लाल कपड़े वाले बंदा बोलता है कि मैं ढूंढ सकता हूँ। और फिर वो बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है। वह लाल कपड़े वाला आदमी अपनी यादों में खो जाता है और सोचने लगता है कि कल जो मैंने देखा वो बहुत ज्यादा भयानक था। वह ऐसा भयानक पल था कि ठंडी जमीन पर बिना उनके ऊपरी धड़ के डेमोनिक कल्ट के लोगों की लाशें पड़ी थी और बस वहां खून ही खून फैला हुआ था, जैसे कोई नदी बह रही हो। उसने डॉक्टर बेक को आगे बताया कि उनमें से एक था जिसका ऊपरी धड़ अभी भी सुरक्षित था, लेकिन वह खंजर जो मैंने राजकुमार चेयोन को दिया था वह उनके सिर में धंसा हुआ था। तभी वो अपनी यादें ताजा करते हुए बोला, लेकिन तभी मैंने किसी की सांस लेने की आवाज सुनी खून के तालाबों के बीच थोड़ी दूर पर। मैं तुरंत पहचान गया कि वह राजकुमार चियोल ही थे। लेकिन और फिर डॉक्टर बेक ने हैरान होकर पूछा, क्या उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। जिस पर जवाब मिला हाँ। वो बंदा डॉक्टर को बताता है कि राजकुमार चियोंग उस समय एक गहरी नींद में सोए हुए थे। उनके कपड़े तलवार के वार से बुरी तरह से फटे हुए थे, लेकिन उनके शरीर पर एक भी निशान नहीं था। और ये बहुत ज्यादा अजीब बात थी। और ये अजीब सी स्थिति देखकर लोग हैरान थे कि आखिर प्रिंस चियोन की मदद किसने की, क्योंकि कल लीडर के खुद इस लड़ाई में शामिल होने की कोई संभावना नहीं थी। तभी अगले ही पल प्रिंस चियोन की स्थिति को लेकर उन दोनों में उलझन और ज्यादा बढ़ जाती है। तभी डॉक्टर बेक बड़ी उत्सुकता से बोलते हैं कि यह बहुत ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है और उन्हें तुरंत प्रिंस चियोन के कमरे की ओर चलने की निर्देश देता है। और फिर वो दोनों प्रिंस चियोन के कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इधर हम प्रिंस चियोन को देखते हैं, वो इतना परेशान है कि और भाई चियोन सोच रहा था कि उसके अंदर कोई भगवान ही है। तभी चियोन के अंदर से उस आवाज ने उसको जवाब दिया कि दुश्मनों से बचाने वाला तो वह नहीं था, लेकिन उसके मरते हुए शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड में डालने का काम उसने ही किया है। और वह चियोन ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा उलझन में पड़ जाता है और समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सेल्फ हीलिंग मोड क्या है। तभी वो आवाज अंदर से बोलती है कि मास्टर, मैं अभी के अभी आपको इस सेल्फ हीलिंग की सारी जानकारी भेजती हूँ आपके दिमाग के अंदर। और साथ ही वह आवाज बताती है कि वे इस युग और संस्कृति के अनुसार ही सही शब्दों का तलाश कर रही है, और जैसे उसे ये शब्द मिल जाएंगे तो तुरंत आपके दिमाग के अंदर भेज देगी। और तभी प्रिंस चियोन बहुत ज्यादा चौंक कर वो उस आवाज से पूछता है कि क्या तुम कोई इविल गॉड हो। तभी वो आवाज अपनी बोलने का लहजा बदलती है और चियोन से बोलती है कि मालिक जवान संभाल के, मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ, ओके। तभी चियोन
बोलता है कि अगर तुम इविल गॉड नहीं तो कौन हो। तभी वो आवाज बोलती है, मास्टर ये सब कुछ छोड़ो, कुछ काम की बात करो। तभी वो आवाज च्योन से बोलती है कि मैं आपके दिमाग के बेसिक इंफॉर्मेशन और सारे मैनुअल्स आपके दिमाग में भेज रही हूँ, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? तो च्योन बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे च्योन एक्सेप्ट करता है तो उस जानकारी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसका दिमाग ही फटने लगता है। वो दर्द के मारे अपना मुंह दबा लेता है और अचानक उसके मुंह से एक अजीब सा गंदा सा लिक्विड मुंह से निकलने लगता है। तभी वो आवाज च्योन को बताती है कि ये एक नेचुरल रिएक्शन है, क्योंकि जब भी कोई इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में लेता है तो उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है और वो खांसने लगता है और उसके मुंह से उल्टियां होने लगती हैं। और भाई च्योन को तो खांसी आ ही रही थी और उल्टी भी आ रही थी, इस वजह से ना उसे चक्कर आने लगते हैं और भाई वो अपनी हालत देखकर पूरी तरह से परेशान होता है। तभी सिस्टम उसे बोलती है कि अगर ऐसा दूसरी बार हुआ तो आपको कोई बेचैनी या कोई भी उल्टी महसूस नहीं होगी, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए होता है। लेकिन तभी शोर शराबे के बीच च्योन अपने सर पर हाथ रखता है और बिल्कुल शांत बैठ जाता है। तभी च्योन सिस्टम से बोलता है कि क्या यही नैनो मशीन है? तो सिस्टम बोलता है हाँ मास्टर यही नैनो मशीन है। और ये जानकर कि उसके शरीर के अंदर अब हजारों मशीनें समा गई हैं, इस वजह से च्योन बिल्कुल हैरान और हक्का बक्का रह जाता है। तभी सिस्टम च्योन को बताता है कि आपके शरीर में 6,82,04,000 नैनो मशीन डाली गई हैं। और भाई ये सुनकर च्योन समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, ये कोई इंसान है या भगवान। तभी च्योन सिस्टम से बोलता है कि अगर मैं चाहूं तो क्या मैं तुम्हें अपने शरीर से बाहर निकाल सकता हूं? तो नैनो मशीन उसे जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप मर चुके होंगे तब। और भाई ये सुनते ही च्योन सोचने लगता है कि उसके सौतेले भाई उसे मारने के लिए कितने बेताब है और अब तो उसके शरीर में इतनी अजीब सी चीज भी आ गई है। च्योन सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वह खुद से सवाल कर ही रहा था कि तभी डॉक्टर बैग के आने की उसे मैसेज मिलता है। और भाई जैसे च्योन को पता चलता है कि डॉक्टर बेक वहां आ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर किसी ने उसे नैनो मशीन से बात करते देख लिया तो सब लोग उसे पागल ही समझेंगे। तभी नैनो मशीन च्योन से बोलती है कि मैं आपके सारे थॉट्स पढ़ सकती हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो नैनो मशीन साइलेंट मोड में चली जाती है। तभी इसके बाद डॉक्टर बेक और वो लाल कपड़े वाला बंदा च्योन के रूम में आ जाते हैं। वो लोग दबे पांव अंदर आते हैं और बोलते हैं कि लगता राजकुमार सोए हुए हैं, हमें शांत रहना चाहिए। तभी लाल कपड़े वाला आदमी च्योन की तरफ आगे बढ़ता है और उसी तरह हाथ बढ़ाता है और पूछता है कि राजकुमार क्या आप जग रहे हैं? लेकिन अचानक वह आदमी पीछे हट जाता है और अजीब सी गंध महसूस करके चिल्लाता है, उफ ये कैसी बदबू है। तभी च्योन को याद आता है कि अरे उसके शरीर से तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी और ये सब बात तो वो भूल ही गया था। तभी इसके बाद डॉक्टर बैग भी च्योन को बड़ी हैरानी से देखते हैं। डॉक्टर च्योन से पूछते हैं कि क्या वे पहले मिल चुके हैं? तभी च्योन याद करता है कि कैसे ये वही डॉक्टर है जिसने उसकी माँ की बीमारी होने पर उनका इलाज किया था। तभी डॉक्टर ने च्योन की नब्ज टटोलने के लिए उसका हाथ मांगा, हालांकि च्योन थोड़ा हिचकिचा रहा था। तभी डॉक्टर जैसे ही च्योन की कलाई पकड़ता है तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। वहीं पास खड़ा लाल कपड़े वाला बंदा वो भी घबरा जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या प्रिंस च्योन के साथ कुछ गड़बड़ है? तो डॉक्टर ने कहा कि बात तो बिल्कुल उलट है और यह प्रिंस च्योन के लिए एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। तभी डॉक्टर सबसे बताते हैं कि प्रिंस च्योन के शरीर से जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो सारी निकल चुकी है और उनके अंदर बहुत ही प्योर एनर्जी बह रही है। तभी डॉक्टर च्योन से पूछते हैं कि क्या आपने कोई विशेष दवा ली है? वहीं च्योन को तो पता ही नहीं कि आखिर वो किस दवा की बात कर रहे हैं। तभी डॉक्टर च्योन से बोलते हैं कि तुम्हारा शरीर अब मार्शल आर्ट को सीखने के लिए बिल्कुल तैयार है। और डॉक्टर की बात सुनते ही प्रिंस च्योन अपने ख्वाबों में चला जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरे शरीर में जो पहले काले काले धब्बे थे वो कचरा शायद इसी उल्टी की वजह से निकल चुका है। वो मन ही मन नैनो मशीन से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया? और फिर वो नैनो मशीन बोलती है कि मैंने आपके शरीर से हर तरह की बेकार की इम्प्योरिटीज निकाल दी है, बल्कि इम्प्योरिटीज ही नहीं, आप जितने भी वेन्स थे जिसमें खून और जितने भी मांसपेशियां थी उन सबको भी बिल्कुल टॉप नॉच से पहुंचा दिया है मैंने, जिससे आपको मार्शल आर्ट सीखने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और आपका शरीर बिल्कुल प्योर रहेगा। तभी जैसे च्योन को पता चलता है कि नैनो मशीन ने उसकी सारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट कर दी है तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और डरते हुए एक सवाल पूछने की कोशिश करता है नैनो मशीन से कि आखिर तुम कौन हो? क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम एक इविल गॉड नहीं हो? तो नैनो मशीन च्योन से बोलती है कि अरे मालिक, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ, मैं तो बस एक मशीन हूँ। लेकिन इस बार नैनो मशीन ने च्योन से बहुत प्यार से बोला था और च्योन ने भी नैनो मशीन से बड़े प्यार से ही पूछा था। और भाई
इसी के साथ ही स्टोरी खत्म हो जाती है। तो देखना यह है कि ये नैनो मशीन चेयोन को और क्या क्या देने वाली है और चेयोन कैसे अपनी मार्शल आर्ट को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। ये देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो दोस्तों नैनो मशीन चैप्टर 3 मानव की शुरुआत होती है डेमोनिक कल्ट के इंट्रोडक्शन से, जहां हमें बताया जाता है कि डेमोनिक कल्ट बहुत से क्लैन और फैमिली से बना था, लेकिन उनमें से केवल 6 क्लैन ही मेन थे। पहला डार्क क्लैन, दूसरा स्वॉर्ड क्लैन और तीसरा स्पेन क्लैन, चौथा साउंड क्लैन, पांचवा ब्लेड क्लैन और छठवां पॉइजन क्लैन। और इन सबका जो लीडर था यानी कि लॉर्ड, और इन सबका जो लॉर्ड था वो एक शपथ से बंधे थे कि उन्हें अपने वंशजों को जन्म देने के लिए हर 6 क्लैन में से प्रत्येक की एक औरत से विवाह करना होगा और हर क्लैन में पैदा हुए वंशजों को उन्हीं के कुलों में पाला जाता है। और जब वे एक निश्चित आयु यानी कि उम्र तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें डेमोनिक कल्ट एकेडमी में भर्ती कराया जाता है। वैसे डेमोनिक एकेडमी जो हर 10 साल में खुलती है, जो मैजिस्ट्रेट के मेन विशेषज्ञों द्वारा संचालित होती थी और इसे हर पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। और भाई इस टाइम जो यहाँ पे कंपटीशन होते थे वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होते थे, खासकर तब जब यहाँ पर प्रिंस एकेडमी में शामिल होते थे। और यहाँ के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें इस कंपटीशन का काल ही माना जाता है, यानी वो लड़ाई को इतना टफ कर देते हैं ना कि मरना तो निश्चित है। और तभी इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। तभी इसके बाद प्रेजेंट में हम प्रिंस चेयोन को देखते हैं जो कि नैनो मशीन से पूछ रहा होता है कि क्या तुम इविल गॉड हो? तो नैनो मशीन जवाब देती है कि अरे मास्टर, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ। और तभी वहां पर प्रिंस चेयोन के पास डॉक्टर बेक भी आ जाते हैं। तभी प्रिंस चेयोन को याद आता है कि उसके डॉक्टर बेक पॉइजन क्लैन से हैं और इसलिए उसे अपने शरीर के अंदर मौजूद नैनो मशीन के सच को छिपाने की जरूरत महसूस होती है। तभी नैनो मशीन चेयोन से बोलती है कि आपके डॉक्टर बेक हमारी इस टेक्नोलॉजी को जरा सा भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तभी हम डॉक्टर बेक को देखते हैं, वो मनी मन सोच रहे होते हैं कि किसी न किसी ने तो प्रिंस चेयोन की जरूरत मदद की होगी उनको बचाने के लिए, नहीं तो अब तक वो मर चुके होते। और तो और इनके शरीर में तो कोई खराबी ही नहीं है और इनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी शायद बढ़ जाएगी। तभी डॉक्टर बेक प्रिंस चेयोन को एक जड़ी बूटी लिखकर देते हैं जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी जल्दी बढ़ जाए। तभी इसके बाद डॉक्टर बेक वहां जाने लगते हैं तो लाल कपड़े वाला बंदा बोलता है कि चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। तो डॉक्टर बेक उससे बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम प्रिंस का ध्यान रखो और उनके पास ही रुको। तभी कमरे से निकलने के बाद डॉक्टर बेक मनी मन उलझन में पड़ जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि यह तो बहुत अजीब है, एक इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। वो याद करता है कि पहले उसे यकीन था कि यह प्रिंस अपने कमजोर शरीर और मार्शल आर्ट के ज्ञान न होने के कारण बाकी प्रिंस की दौड़ से बाहर हो जाएगा, लेकिन अब तो प्रिंस चेयोन इस प्रेजेंट टाइम में तो जितने भी बाकी के प्रिंस हैं उनसे बेहतर मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। डॉक्टर बेक अभी मन में सोच ही रहा होता है कि आखिर सब कैसे हुआ, क्योंकि जो प्रिंस चेयोन है वो लॉर्ड का नाजायज बच्चा है। और डॉक्टर बेक को यह भी लग रहा था कि जो लॉर्ड हैं उन्होंने ही प्रिंस चेयोन की हेल्प की है ताकि वो जिंदा रह सके। और तभी डॉक्टर आने वाले समय के बारे में इमेजिन करते हैं कि आने वाले समय में डेमोनिक कल्ट एकेडमी काफी शोर शराबे में बीतने वाली है। उधर अपना प्रिंस चेयोन बिस्तर पर लेटे हुए राहत की सांस लेता है और सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर बेक को ये सब पता चला होगा। वह खुद से कहता है कि अगर गहराई से सोचे तो उसकी जान सिर्फ गार्ड जांग की वजह से बची है। हालांकि नैनो मशीन ने उसे ठीक कर दिया था, लेकिन अगर गार्ड जांग उस समय पर वहां नहीं आए होते तो शायद वो नहीं बच पाता। तभी इतना सब कुछ सोचने के बाद प्रिंस चेयोन उठता है और जांग को धन्यवाद देने की कोशिश करता है और कहता है जांग, बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन जांग उसे बीच में ही रोकते हुए माफी मांगता है। वो कहता है मुझे माफ करें प्रिंस। इसके बाद जांग अपनी नाक दबाते हुए अजीब चेहरे के साथ राजकुमार से कहता है मुझे लगता है कि पहले आपको नहा लेना चाहिए क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तभी इसके बाद हम चेयोन को एक बार टब में देखते हैं। वो टब में बैठे बैठे कुछ सोच रहा होता है। तभी वह नैनो मशीन को बुलाता है और पूछता है कि उसने पहले जो उसके शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड में डालने की बात कही थी वह वास्तव में कितनी चोट ठीक कर सकता है। तभी नैनो मशीन जवाब देती है कि अगर तुम्हें बाहर से कोई चोट पहुंचाएगा या फिर इंटरनल कॉज हो या फिर एक्सटर्नल कॉज हो, वो चोटें जल्दी ठीक हो जाएंगी। हालांकि नैनो मशीन आगे बताती है कि खून की भारी कमी या अंगों कट जाने जैसी स्थिति में ठीक होने में अधिक समय लग सकता है क्योंकि उन्हें सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है। और ये सुनकर प्रिंस चेयोन कहता है और सोचता है कि आखिर ये सब कुछ समझने में इतना कठिन क्यों है। तभी इसके बाद प्रिंस चेयोन अपना हाथ देखता है और फिर साहस जुटाकर एक चाकू उठाता है और झटाक से अपना हाथ काट लेता है। उसे दर्द तो होता है और चिल्लाने भी लगता है, जबकि सेल्फ हीलिंग मोड उसके बाएं हाथ के घाव को ठीक करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। तभी चेयोन का हाथ अचानक चमक उठता है और उसे झुंझुनी महसूस होती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि वह क्या देख रहा है। उसका खून बहना बंद हो जाता है। वह अमेज होकर उस पावरफुल पावर्स को देखने लगता है
और देखता ही रह जाता है। तभी प्रिंस च्योन मन ही मन सोचता है, भले मैंने इसे अभी देखा फिर भी ये विश्वास करना कठिन है कि लेकिन अब मैं जानता हूँ कि ये काम कैसे करता है। उसने नैनो मशीन से मिली जानकारी पर सवाल उठाया। वो पूछता है कि क्या मैं वास्तव में उन सभी कामों का उपयोग कर सकता हूँ। तो नैनो मशीन च्योन को बताती है कि हमारे इंस्ट्रक्शन में जो जो दिया है वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो प्रिंस च्योन नैनो मशीन से बोलता है, गुड, मैं नहाने के बाद ट्राई करूंगा। तभी जैसे ही प्रिंस च्योन नहाने के बाद निकलता है तो उसके शरीर में कुछ अजीब सी ताकत आने लगती है, मतलब उसकी बॉडी शॉडी बन जाती है और बहुत ज्यादा अमेज हो जाता है। वो बोलता है, वेट नैनो मशीन, क्या ये तुमने किया? क्या ये कोई संस बनाता है? मेरी बॉडी अचानक इतनी मस्कुलर और टोन्ड कैसे हो गई? तो नैनो मशीन बोलती है कि यस, मैंने ही किया है। मैंने ही आपकी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करके एक बेहतरीन शेप दिया है और मजबूत बनाया है। तभी च्योन सोच रहा था कि रिकंस्ट्रक्ट, लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आती है और वो एक मेड होती है। वो प्रिंस से बोलती है कि मैं आपके लिए ड्रेस लेकर आई हूँ, क्या मैं आपकी ड्रेस चेंज कर दूं? तो प्रिंस बोलता है, हाँ बिल्कुल चेंज कर दो। तभी नैनो मशीन बॉडी रिकंस्ट्रक्शन की प्रिंस को सारी जानकारी देती है। वो कहती है कि हालांकि जीरो से कुछ बनाना वैज्ञानिक रूप से असंभव है, लेकिन शरीर के मौजूदा हिस्से का रिकंस्ट्रक्ट करना कठिन नहीं है। और इस वजह से प्रिंस च्योन को लगता है कि उसने जो कुछ भी अब तक सीखा है वो सारी सीख उसे बेकार लगने लगती है। तभी इसके बाद प्रिंस च्योन नैनो मशीन को नैनो नाम देता है और इसके बाद आगे क्या करना है इसलिए प्रिंस च्योन लाइब्रेरी में चला जाता है। तभी लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद नैनो ने प्रिंस च्योन से बोला कि तुम वह किताब उठाओ और उसके पन्नों को पलटो। तभी प्रिंस च्योन वाली बुक उठा लेता है जो कि नैनो ने बोली थी, और वो बुक च्योन को बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसने वैसा ही किया। जो बुक नैनो ने बोली थी वो बहुत ज्यादा खास थी क्योंकि उसमें मार्शल आर्ट, ब्लड पंच और ची के सारी जानकारी उसमें लिखी हुई थी। तभी नैनो ने प्रिंस च्योन को 3 जैजिज्म नाम की ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बताया जो मन और शरीर को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करती है, लेकिन इस टेक्निक को सीखना इतना कठिन है कि कोई कोई तो अपनी पूरी जिंदगी ही लगा देता है। तभी इसके बाद प्रिंस च्योन उस बुक को ध्यान से पढ़ते हुए नैनो से कहता है कि ब्लड पॉइंट्स के बारे में पढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा शायद, और फिर वो नैनो को शुरुआत करने के लिए कहता है और इसलिए प्रिंस च्योन जल्दी से बुक को पलटने लगता है और तभी उसकी आंखों के सामने एक डिजिटल हलचल महसूस होती है। तभी इसके बाद जैसे ही प्रिंस च्योन पन्नों को पलटना बंद करता है तो नैनो उसे बताती है कि उसने ब्लड पैसेज की पूरी बुक सक्सेसफुली स्कैन कर लिया है और अब वे सारी जानकारी उसके दिमाग में डालने के लिए परमिशन मांगती है। और इस बात से च्योन पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि क्या उसने पूरी बुक ही कॉपी कर ली। तभी नैनो मशीन च्योन से बोलती है कि जल्दी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। तो इसलिए च्योन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और तभी अचानक एक पावरफुल एनर्जी का संचार च्योन के दिमाग में होने लगता है, जिससे वह दर्द से कराह उठता है। वह दर्द से झटपटाता है क्योंकि बहुत ही भारी मात्रा में डेटा उसके दिमाग में डाउनलोड हो रहा था भाई, और जैसी जानकारी का सारा ब्यौरा उसके दिमाग में घुस जाता है तो वह थकावट और दर्द को महसूस करता है। नैनो उससे बताती है कि वह जल्द ही इसकी आदी हो जाएगा, लेकिन च्योन नैनो मशीन को एक हार्टलेस पर्सन की तरह कोसने लगता है मन ही मन। तभी इसके बाद प्रिंस च्योन नैनो से पूछता है कि अब आगे क्या करना चाहिए, जिस पर नैनो उसे बताती है कि सीखी हुई जानकारी का उपयोग करने के लिए उसे उसके बारे में सोचना होगा। तभी च्योन अपनी आंखें बंद करके ब्लड पॉइंट्स पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और समझता है कि ये शरीर की नसों में ब्लड फ्लो के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स शरीर को जकड़ भी सकते हैं और कुछ जान भी ले सकते हैं। और जैसे च्योन समझता है कि जकड़ने वाले पॉइंट से क्या हो सकता है तो वो हैरान रह जाता है। तो इसलिए च्योन हक्का बक्का रह जाता है और हल्का सा मुस्कुराता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा मुमकिन भी है। च्योन बोला दिस इज क्रेजी, क्योंकि वो न केवल जानकारी को याद कर सकता है बल्कि उसे पूरी तरह से समझ भी सकता है। उसने किताबों गलतियों को ठीक करके सारी जानकारी खुद के अंदर ट्रांसफर कर लिया है, जिसमें ब्लड पॉइंट की जानकारी भी शामिल है। वो खुद हैरान है कि क्या अब वो मार्शल आर्ट को बाकी सबसे कहीं ज्यादा तेजी से सीख सकता है। लेकिन भाई एक दिक्कत है, च्योन को पता है कि उसकी लाइब्रेरी मार्शल आर्ट की ज्यादा बुक्स नहीं है, लेकिन उसने डेमोनिक कल्ट के बारे में भी सुना है जहाँ बहुत सारी किताबें हैं। वो खुद से वादा करता है कि अपनी इस अनबिलीवेबल पावर की वजह से अकेडमी सबसे ज्यादा पावरफुल बनेगा। वहीं दूसरी तरफ हाउस ऑफ बुक मजोंग में एक गंभीर चर्चा चल रही है। वहां के प्रिंस मुकेम को पता चलता है कि जिस एक लड़के को मारने के लिए उसने 5 लोगों को भेजा था वे सभी मारे गए हैं। तभी वहां खड़ा गार्ड बोलता है कि मुझे यकीन है कि उस लड़के की मदद किसी न किसी ने गुप्त रूप से की है। प्रिंस मुकेम, क्या मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन जैसे ही प्रिंस अपना नाम सुनता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई उसके नाम को इतनी बेरुखी से ले रहा है। तभी प्रिंस मुकेम गार्ड से बोलता है कि तुझे किसने अधिकार दिया कि तू मेरा नाम ऐसे बुलाए।
तो गार्ड इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके पसीने छूट जाते हैं। वो बोलता है प्रिंस मुकेम सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो। तभी इसके बाद प्रिंस मुकेम थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि एक लो ग्रेड का आदमी आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस मुकेम प्रिंस ने अपने एमसी प्रिंस चेओन को मारने के लिए उसके गार्ड्स भी हटा दिए थे, लेकिन फिर भी ये सारा नाकाम रहा। और इस बात से प्रिंस मुकेम को ये कंफर्म हो जाता है कि कोई ना कोई प्रिंस चेओन की मदद जरूर कर रहा है और इसलिए प्रिंस मुकेम अपने फादर पर ही शक करने लगता है कि क्या कहीं मेरे फादर ही तो नहीं उस नाजायज औलाद यानी कि प्रिंस चेओन की मदद कर रहा हो। और इसलिए प्रिंस मुकेम और ज्यादा गंदा खेल खेलने के लिए मजबूर महसूस कर रहा है, क्योंकि उसे अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। और तभी अंत में प्रिंस मुकेम अपनी बात पक्की कर लेता है। वो खुद डेमोनिक कट जाकर चेओन येवू वोन को खत्म करने की कसम खाता है। ये कसम आने वाले समय में एक बड़े युद्ध की शुरुआत होगी। तो आगे क्या होगा ये देखने के लिए वीडियो में बने रहना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चैप्टर 4 नैनो मशीन की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत नजारे के साथ, जहां हम देखते हैं कि हमारा एमसी चेओन वो बिस्तर पर लेटा होता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं वह घबराहट के कारण सो ही नहीं पा रहा है। तभी इसके बाद वह उठता है और खिड़की के पास जाकर सोचता है क्या सुबह हो गई, क्योंकि आज वह दिन था जब उसे एकेडमी में शामिल होना था। तभी वो खिड़की से बाहर किसी को मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करते हुए देखता है। तभी चेओन उस इंसान को देखते हुए सोचता है कि काश मैंने चुपचाप जैंग की डैगर तकनीकें सीख ली होती तो मेरे लिए बहुत बेहतर होता, लेकिन तुरंत ही वो खुद को मना कर देता है, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि अगर वह ऐसा करता है तो 6 क्लैंस के लोग उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, मतलब उसे मौत के घाट उतार देंगे। और साथ ही चेओन ने अपनी माँ की मौत के बाद ये शपथ ली थी कि जब तक उसका अकेडमी में दाखिला नहीं हो जाता तब तक वह मार्शल आर्ट नहीं सीखेगा। लेकिन तभी अचानक चेओन को नैनो मशीन की आवाज आती है। वो पुकारती है मास्टर। नैनो चेओन से बोलती है कि मास्टर क्या मैं आपके लिए गार्ड जेंस की मूवमेंट स्कैन कर लूं और आपको सिखा दूं। और भाई ये देखकर चेओन थोड़ा हैरान रह जाता है। तभी चेओन नैनो से पूछता है कि क्या सच में तुम लोगों की मूवमेंट्स को स्कैन कर सकते हो। तो नैनो बोलता है हाँ ऐसा करने में बहुत ज्यादा एबल हूँ। और इसलिए चेओन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उससे पूछता है कि इसका मतलब यह है कि तुम गार्ड जैंग की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को स्कैन करके मेरे दिमाग में ट्रांसफर कर सकती हो। तो नैनो बोलता है बिल्कुल। तभी नैनो मशीन चेओन से बोलती है कि तभी सिस्टम भाई आपसे नैनो का हम सिस्टम बुलाएंगे ओके। तभी सिस्टम चेओन से बोलता है कि उसके पास पहले से बहुत तरह की मार्शल आर्ट का डेटा है, अगर आप चाहो तो मैं आपके दिमाग में ट्रांसफर कर दूं। लेकिन भाई इधर चेओन उसके मन में बहुत ज्यादा दुविधा है। वो मन ही मन सोचता है कि क्या बिना किसी के परमिशन के मैं गार्ड जैंग की तकनीकों को चुराना सही रहेगा। लेकिन वो फैसला करता है कि उसे बिना किसी पछतावे के एकेडमी में भी तो जाना है, इसलिए वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए चेओन सिस्टम को गार्ड जंग की मूवमेंट्स को स्कैन करने का आदेश देता है। तभी इसके बाद हम नैनो मशीन को देखते हैं जो एक गार्ड जंग की सारी मूवमेंट को स्कैन करने लगता है। और लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गार्ड जंग की सारी मूवमेंट्स स्कैन पूरा हो जाता है। और तभी जैसे ही सारी स्कैनिंग पूरी हो जाती है तो सिस्टम तुरंत उसे चेओन के दिमाग में भेजने लगता है। और ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल होता है, लेकिन कल के मुकाबले आज चेओन के दिमाग में दर्द कम था। तभी ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद चेओन थोड़ा शौक में होता है, क्योंकि उसे गार्ड जैंग की डैगर स्किल कैसे समझ आ रही है। वो बहुत ही स्मार्टली खुद को हाइड करके प्रैक्टिस करना शुरू करता है ताकि उसे कोई नोटिस न करे। तभी इसके बाद चेओन खिड़की बंद करके गार्ड जंग की मूव्स ट्राई करने लगता है। और मजेदार बात यह है कि भाई चेओन एकदम परफेक्टली उस मूवमेंट्स को कॉपी कर पा रहा है जिसे सीखने में गार्ड जैंग को 20 साल लग गए थे। और भाई चेओन की पावर और इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उसने फ्लोर को ही क्रैक कर दिया। तभी प्रैक्टिस करने के बाद चेओन थोड़ा सोच पड़ जाता है कि क्या डेली ट्रेनिंग और बॉडी पोस्चर को मास्टर करने के चक्कर में उसे बाकी के प्रोसेस को इग्नोर करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तभी सिस्टम उसे बताता है कि मूवमेंट स्कैन के साथ साथ ट्रेनिंग मूवमेंट्स के लिए मसल एनालिसिस पूरी हो गई है। और मास्टर क्या आप इस सारे डाटा को अपने मसल्स में ट्रांसफर करना चाहते हैं। और ये बात सुनते ही चेओन सोचने लगता है कि हाँ मुझे करना तो चाहिए। तभी इसके बाद सिस्टम हमें बताता है कि अगर चेओन ने मसल ट्रांसफर नहीं किया तो उसे बहुत ज्यादा पेन होगा, क्योंकि रिपीटेटिव ट्रेनिंग की वजह से उसकी बॉडी वो मसल्स तो बन रहे हैं पर अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, जिससे मसल्स डैमेज हो सकती हैं। तभी चेओन सिस्टम से कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे और सिंपल तरीके से समझाओ। तभी इसके बाद सिस्टम अपनी यूजर लेवल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है और चेओन को समझाती है कि आपने गार्ड जैंग की तरह बहुत लंबे समय से कोई बॉडी की ट्रेनिंग नहीं की है और इसलिए आपका दिमाग तो सीख गया है पर आपकी बॉडी उस मूवमेंट को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तभी सिस्टम चेओन को एक और बात बताता है
वो बताता है कि मूवमेंट के साथ साथ पूरी तरह से फैमिलियर होने के लिए मसल्स को एक सिमुलेशन से गुजरना होगा, तभी वह इन मूवमेंट्स को फुली यूज कर पाएगा। तभी च्योन पूछता है कि क्या मसल ट्रांसफर करने के बाद उसे दर्द नहीं होगा। तभी नैनो मशीन च्योन को कंफर्म करती है कि हाँ, थोड़ा बहुत दर्द तो होगा, लेकिन इसमें आपके शरीर में जितने भी नैनो मशीन हैं उसे इस्तेमाल करना होगा और इसलिए कुछ घंटे लगेंगे। तभी च्योन सिस्टम से कहता है कि उसके पास कुछ घंटे तो हैं, इसलिए वह इसे तुरंत स्टार्ट कर सकती है। लेकिन तभी सिस्टम च्योन को वार्निंग देता है कि इस डाटा ट्रांसफर में तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा, इसलिए तुम्हें जल्दी से ही एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा। तो च्योन सिस्टम पूछता है कि क्या सच में बहुत ज्यादा हर्ट करेगा। तभी सिस्टम च्योन को डाटा ट्रांसफर की एक बात बताता है। वो बताता है कि इस प्रोसेस के दौरान 13.5 लाख लोगों को बेहोश होने के चांसेस होते हैं, और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप बिना एनेस्थीसिया के ट्राई करना चाहते हैं। और ये बात सुनकर च्योन थोड़ा नर्वस हो जाता है और पूछता है कि अगर वो इसे हैंडल नहीं कर पाया तो क्या उसे बाद में एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। तो सिस्टम बोलता है हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तभी इसके बाद सिस्टम च्योन के अंदर डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, और शुरुआत में तो च्योन को थोड़ा हल्की फुल्की गुदगुदी महसूस होती है, लेकिन अगले ही पल जैसे उसके शरीर में बिजली कौंध गई हो, उसे बहुत जोर का झटका लगता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे तुरंत एनेस्थीसिया देना पड़ता है और वह दर्द से चिल्ला उठता है, और आखिर में च्योन बुरी तरह से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गार्ड जैंग को, जो किचन में कुकिंग कर रहा है। वो प्रिंस च्योन के लिए खाना तैयार कर रहा है, और फिर वो खाने टेस्ट करके कहता है कि खाना तो काफी बढ़िया बना है। वह अपने मन ही मन में सोचता है कि कैसे 5 साल बीत गए हैं जब से उसने खाना बनाना सीखा है, जबकि शुरुआत में वो बिल्कुल भी अच्छा कुक नहीं था। तभी इसके बाद गार्ड जैंग अपने कुछ ख्यालों में खो जाता है, और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जहां एक औरत लेटी हुई है और शायद च्योन की माँ है, वो बिस्तर में लेटे लेटे गार्ड जैंग से कह रही है कि गार्ड जैंग प्लीज मेरे वून का ख्याल रखना, और वून अपना च्योन ही है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और तभी इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। गार्ड जैंग सोच रहे होते हैं कि लेडी हा की जहरीला खाना खाने से मौत हो चुकी है, जिसे अब 5 साल बीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर प्रिंस च्योन आज एकेडमी में एंट्री भी लेने वाले हैं, और इसलिए गार्ड जैंग लेडी हावा से मन ही मन प्रे करते हैं कि प्लीज आप अपने बेटे को हेवन से प्रोटेक्ट करिएगा और उसे लंबी जिंदगी जीने का मौका दीजिएगा। लेकिन तभी अचानक गार्ड जैंग को प्रिंस च्योन के गिरने की आवाज आती है, तो इसलिए गार्ड जैंग के हाथों से तुरंत चाकू छूट जाता है और दौड़ते हुए प्रिंस च्योन के रूम पर जाते हैं, और रूम के अंदर प्रिंस च्योन बेसुध होकर अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तभी इसके बाद गार्ड जैंग जल्दी से प्रिंस च्योन के पास जाता है और उसकी नब्ज चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन नब्ज चेक करने के बाद उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रिंस इस हालत में है, क्योंकि पल्स तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। लेकिन तभी अचानक गार्ड जैंग की नजर वहां पड़े फुट स्टेप्स पर जाती है, और वह हैरान रह जाता है ये देखकर कि वहां की लकड़ी के फर्श पर एक गहरी छाप बनी हुई है, जैसे किसी ने बहुत जोर से वहां पर पैर रखा हो। तभी इसके बाद गार्ड जैंग हमें बताता है कि प्रिंस च्योन ने उसे पिछले 2 सालों से यहाँ ट्रेन होते हुए देखा है, लेकिन मैं तो 20 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और इसलिए प्रिंस च्योन एक दिन में मेरी ट्रेनिंग के बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए शायद प्रिंस च्योन यहाँ पर बेहोश होकर गिर गए होंगे। और तभी इसके बाद हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है तो जल्दी से लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चैप्टर 5 नैनो मशीन में शुरुआत में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है रिक्वायर्ड मसल्स एंड फाइबर ट्रांसफर हैज बीन कंप्लीटेड डीएक्टिवेटिंग एनेस्थीसिया, यानी जो मस्कुलर ट्रांसफर हो रहा था वो फाइनली पूरा हो चुका है और अब बेहोशी का असर खत्म भी किया जा रहा है। इसी के साथ हमारा हीरो च्योन एक लंबी सांस लेते हुए एकदम झटके से उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह जाती हैं, जैसे उसने कोई बहुत ही अजीब या शॉकिंग चीज एक्सपीरियंस की हो। वो हाँफते हुए खुद से कहता है भाई ये चीज मैं लाइफ में दोबारा कभी ट्राई नहीं करने वाला। दर्द और थकावट उसके चेहरे पर साफ दिख रही होती है। तब सिस्टम, उसका एआई सिस्टम उसे याद दिलाता है मैंने तो आपको पहली वार्न किया था मास्टर। तभी होश में आने के बाद च्योन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो अपने आसपास देखते हुए सोचता है अरे लेकिन मैं यहाँ नीचे जमीन पर क्यों लेटा हुआ हूँ? क्या गार्ड जैंग यहाँ आए थे? उसे ठीक से याद नहीं आ रहा होता है कि उसके बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ। तभी च्योन खड़े होकर जमीन पर रखी हुई डैगर उसको उठाता है। वो सोचता है चलो अब इस डैगर टेक्निक को यूज करने में दर्द तो नहीं होना चाहिए, राइट? तब सिस्टम उसे एक बहुत ही क्रेजी अपडेट देता है। मसल ट्रांसफर की वजह से अब आपके पास ठीक वैसी ही मसल्स आ चुकी हैं जैसी किसी ऐसे बंदे के पास होती हैं जिसने पूरे 20 साल तक इन मूवमेंट्स की कड़ी प्रैक्टिस की हो। मतलब भाई बिना किसी मेहनत के च्योन को सीधे 20 साल का एक्सपीरियंस और वैसी मस्कुलर मेमोरी मिल चुकी है। तभी च्योन अपने डैगर को पोजीशन में लाता है और कहता है गुड, और इसके बाद वो अपनी मूवमेंट शुरू करता है। जैसे ही वो हवा में वार करता है उसके शरीर से एक कमाल की येलो एनर्जी और ऑरा निकलने लगता है। वो अपनी डैगर को इतनी स्पीड और
परफेक्शन के साथ घुमाता है कि देखकर मजा आ जाता है। वो खुद इस पावर को फील करते हुए शौक में कहता है, ये तो बिल्कुल वही पुरानी टेक्निक्स हैं, लेकिन अब ये पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेट और सुपर पावरफुल हो चुकी हैं। हवा को चीरते हुए जो वाइब आ रही होती है, उसे देखकर चेवोन के चेहरे पर एक विलन जैसी कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। वो कहता है, हवा को इस तरह चीरने की फीलिंग सच में बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। वो बिना रुके अपने डैगर को हवा में फ्लिप करता है और मूव्स दिखाता रहता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से ओवर पावर्ड हो चुका है। तभी इसके बाद चेवोन अपनी फर्स्ट फॉर्मेशन यानी पहला स्टैंस कंप्लीट करता है और बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत सेकंड फॉर्मेशन के पहले स्टेप की तरफ बढ़ जाता है। वो जैसे ही अपना पैर जमीन पर पटकता है, भाई साहब एक जोरदार ब्लास्ट सा हो जाता है और पूरे कमरे का फ्लोर हिल जाता है और इस वजह से बहुत ज्यादा धूल उड़ जाती है। और धूल शांत होते ही प्रिंस चेवोन का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो खुद शॉक में आ जाता है और सोचता है, शिट, ये तो गड़बड़ हो गई। जब वो नीचे देखता है तो नोटिस करता है कि उसने अपनी इंटरनल एनर्जी यानी नाइगोंग का यूज भी नहीं किया था, फिर भी उसके पैरों के प्रेशर से लकड़ी के फर्श पर गहरे गड्ढे और फुटप्रिंट बन चुके हैं। चेवोन सोच में पड़ जाता है कि क्या उसने जाने अनजाने में ही वाईगोंग यानी कि एक्सटर्नल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। पर अब असली टेंशन ये थी कि अगर गार्ड जैंग ने ये सब देख लिया तो सीन बहुत गंदा हो जाएगा। तभी अचानक से बाहर से आवाज आती है, प्रिंस चेवोन आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। और ये सुनकर चेवोन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो पैनिक मोड में आ जाता है और जल्दी जल्दी पैरों से उन निशानों को दबाकर मिटाने की कोशिश करता है, पर वो गड्ढे गायब होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने में गार्ड जैंग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। तभी प्रिंस चेवोन अपनी गड़बड़ छुपाने के लिए तुरंत एक फेक स्माइल देता है और बात को घुमाते हुए कहता है कि आज तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। लेकिन गार्ड जैंग कुछ अजीब लगता है। वो पूछता है, पर प्रिंस चेवोन आप तो हमेशा खिड़की के पास बैठकर खाते हैं ना, आज बीच में क्यों बैठ रहे हो? दरअसल प्रिंस चेवोन ठीक उन्हीं गड्ढों के ऊपर टेबल रखकर उन्हें छुपाने का ट्राई कर रहा था और प्रिंस चेवोन नर्वस होकर एक बहाना बनाता है। वो गार्ड जैंग से कहता है कि एक्चुअली मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ ना, तो सोचा आज रूम के सेंटर में बैठकर खाऊं। वो मन ही मन दुआ कर रहा होता है कि बस गार्ड जैंग का ध्यान उन फुटप्रिंट्स पर ना जाए। और तभी इसके बाद प्रिंस चेवोन की नजर अपनी खाने की थाली पर पड़ती है। प्लेट में स्टिर फ्राइड बेक च्वाई थी, रोस्ट पोर्क और ऊपर से फ्राइड एल वाली राइस देखकर वो हैरान रह जाता है। वो इमोशनल होकर सोचता है कि ये तो उसकी सारी फेवरेट चीजें हैं जो गार्ड जैंग उसके लिए लेकर आया है। तभी प्रिंस चेवोन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि गार्ड जैंग उसके लिए कितना फिक्रमंद है। आज ही के दिन प्रिंस चेवोन का एकेडमी में एडमिशन होना है, इसलिए वो सोचता है कि शायद गार्ड जैंग के हाथ का बनाया यह उसका आखिरी ब्रेकफास्ट होने वाला है। तभी प्रिंस चेवोन के दिमाग में सिस्टम यानी कि नैनो की आवाज गूंजती है। नैनो एक सिस्टम की तरह अलर्ट देता है कि अचानक इमोशनल चेंज होने की वजह से उनके फूड पाइप्स में एसिड ऊपर आ रहा है, जिससे मुंह में लार यानी कि स्लाइवा बढ़ रही होती है। नैनो चेवोन को सलाह देती है कि एसिड को शांत करने के लिए वो खाने को लार के साथ निगल ले। इस अजीब और साइंटिफिक बात पर प्रिंस चेवोन चिढ़ जाता है और मनी मन नैनो को डांटते हुए कहता है कि ये अजीब बातें बंद करो और शांत रहो बिल्कुल। इसके बाद नैनो तुरंत म्यूट मोड में चला जाता है और इसलिए प्रिंस चेवोन अब बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरा खाना खत्म करने का फैसला करता है और पागलों की तरह जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। और ये देखकर गार्ड जैंग हैरान रह जाता है और प्रिंस चेवोन से आराम से खाने कहता है ताकि उनका डाइजेशन खराब ना हो। प्रिंस चेवोन खाना खत्म करके चॉपस्टिक नीचे रखते हुए कहता है, खाना बहुत अच्छा था गार्ड जैंग। तभी सीन में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। गार्ड जैंग सीरियस होकर पूछता है, प्रिंस आपने मेरी डैगर टेक्निक कब सीखी? और ये सुनकर प्रिंस चेवोन के होश उड़ जाते हैं। वो एकदम शॉक में आ जाता है और घबराते हुए पूछता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं गार्ड जैंग? तभी गार्ड जैंग पीछे मुड़ता है और जमीन की तरफ इशारा करता है। जमीन पर लकड़ी का फर्श एक खास जगह से घिसा हुआ और टूटा हुआ दिखाई देता है। गार्ड जैंग समझ जाता है कि यह स्टेप उसकी टेक्निक्स के सेकंड फॉर्मेशन का हिस्सा है, जो अब फर्श पर पहले से भी कहीं ज्यादा साफ दिख रहा है। गार्ड जैंग मनी मन सोचता है कि उसकी आंखें धोखा नहीं खा रही थी। प्रिंस चेवोन ने वाकई में उसकी सीक्रेट मूव्स को कॉपी कर लिया है। तभी दूसरी तरफ प्रिंस बहुत ज्यादा गिल्ट और टेंशन में आ जाता है। वो जानता है कि मुरीम की दुनिया में किसी और की मार्शल आर्ट टेक्निक चुराना एक बहुत बड़ा पाप और क्राइम माना जाता है। चेवोन परेशान होकर सोचता है कि उसने नैनो का पावर यूज करके एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तभी कैमरा शिफ्ट होता है चेवोन पर, जो कि काफी गिल्ट फील कर रहा होता है।
वो सोचता है कि उसने नैनो की पावर का इस्तेमाल करके गुपचुप तरीके से एक मार्शल आर्ट टेक्निक चुराकर बहुत बड़ा क्राइम किया है। उसे डर है कि अगर गार्ड जैन को इसके बारे में पता चला तो वो उससे नफरत करने लगेंगे और इस बात का उसके पास कोई बहाना भी नहीं है। तभी अचानक पीछे से गार्ड जैन आते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया। और इसलिए प्रिंस चियोन एकदम चौंक जाता है कि गार्ड जैंग को सब पता है, फिर भी वो गुस्सा नहीं है। गार्ड जैंग आगे बोलते हैं कि तो क्या हुआ अगर तुमने इसे छुपकर सीखा, मैं तुम्हारा गार्ड हूँ। अगर 6 क्लैंस की उस कसम की मजबूरी नहीं होती तो ये टेक्निक मैं तुम्हें बहुत पहले खुद सिखा चुका होता। और ये सुनकर चियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बस इमोशनल होकर कहता है गार्ड जैंग। तभी इसके बाद गार्ड जैंग चियोन के हाथों में एक सीक्रेट लेटर थमा देते हैं और इसलिए चियोन हैरान होकर पूछता है कि ये क्या है। तो गार्ड जैंग बताते हैं कि ये एक डैगर टेक्निक के नाइगोंग इंटरनल एनर्जी का मेथड है और इसलिए चियोन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो उसे ये सब क्यों दे रहे हैं। तभी गार्ड जैंग उसे समझाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें नाइगोंग सीखने के लिए कुछ जरूरी टिप्स देना चाहता हूँ, लेकिन याद रखना जब तुम एकेडमी जाओगे तो वहां तुम्हें इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर चीजें सीखने को मिलेंगी। तुम्हें उन सब पर फोकस करना है और उन्हें मास्टर करना है। गार्ड जैंग की ये बातें और उनका ये सपोर्ट देखकर चियोन अपने इमोशनल को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, वो अपना चेहरा छुपाकर रोने लगता है, जबकि गार्ड जैंग चुपचाप एक मैच्योर और प्राउड स्माइल साथ उसे देखते रहते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में रोते हुए चियोन ने गार्ड जैंग से एक वादा किया था कि गार्ड जैंग मैं अब कभी नहीं रोऊंगा, कभी भी नहीं। और ये मोमेंट दिखाता है कि उसका बॉन्ड कितना गहरा है। तभी इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां गार्ड जैंग अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर जा रहे होते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि लेडी हावा को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं और इन 5 सालों में मैंने हर मुश्किल को सहा है, अपने गुस्से को दबाया है और प्रिंस चियोन की हर हरकत को सिर्फ और सिर्फ उसके अकेले होने की वजह से बर्दाश्त किया है। तभी इसके बाद हमें काफी इमोशनल सीन देखने को मिलता है। हमारा प्रिंस चियोन अभी भी एक छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के प्यार और अफेक्शन के लिए तरस रहा है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, उसके चेहरे पर वो खालीपन साफ नजर आ रहा है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। गार्ड जैंग आगे बढ़ते हुए अचानक रुक जाते हैं और प्रिंस चियोन से एक कड़वी सच्चाई कहते हैं कि एक बार जब तुम्हारा एकेडमी में एडमिशन हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद गार्ड जैंग प्रिंस चियोन को लाइफ का सबसे बड़ा लेसन देते हुए कहते हैं कि आज तुम्हें जितना रोना है रो लो, लेकिन इसके बाद तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और गार्ड जैंग की बातें सुनकर प्रिंस चियोन खुद को संभालता है और रोते हुए और थैंक यू बोलता है। तभी जैसे ही इसके बाद गार्ड जैंग कमरे से बाहर जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि प्रिंस चियोन अपने आंसू पोंछता है और रोना बंद कर देता है। अब उसकी आंखों में एक अलग ही फायर और डिटर्मिनेशन दिख रहा है। तभी इसके बाद प्रिंस चियोन खुद से एक सॉलिड वादा करता है कि आज के बाद वो लाइफ में कभी नहीं डरेगा या हिचकिचाएगा नहीं। यहाँ उसका फुल ऑन बैडनेस मोड ऑन हो जाता है। प्रिंस चियोन सोचता है कि भले ही उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास एक ऐसी जगह है जहां वो अपना हक जता सकता है और वापस लौट सकता है। तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंड एकेडमी का एक विजुअल दिखाई देता है। ये जगह किसी बड़े महल जैसी है जहां चारों तरफ कैंडिडेट्स आ रहे हैं और इस एकेडमी का नजारा देखकर ही समझ आता है कि कंपटीशन कितना नेक्स्ट लेवल होने वाला है। वहां अलग अलग क्लैंस के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। भीड़ को देखकर लोग हैरान हैं और आपस में बातें कर रहे हैं कि क्या सारे क्लैंस यहाँ आ चुके हैं। यहाँ लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। तभी इसके बाद हम कुछ पार्टिसिपेंट को देखते हैं। वहां आए बाकी पार्टिसिपेंट्स का डर साफ देखा जा सकता है। लोग काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं क्योंकि यह कोई आम टेस्ट नहीं है। यहाँ बड़े बड़े क्लैंस के वारिसों के बीच का एक खतरनाक कंपटीशन है और छोटे क्लैंस के लोग तो पहले से ही डरे हुए हैं कि उन्हें बस यहाँ चुपचाप लाइन में लगे रहना है ताकि वो किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़े। तभी इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं पीछे से और आप लोग देख ही सकते हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा स्वैग के साथ आगे बढ़ता है। आसपास काफी शोर हो रहा होता है जिसे सुनकर वो चिढ़ जाता है और कहता है ये कितना लाउड है, इतना मेस क्रिएट कर रखा है कि मुझे इनमें से किसी के अंदर भी वो स्पिरिट या दम दिखाई नहीं दे रहा है। तभी इसके बाद हमें इसका फुल लुक देखने को मिलता है। ये बंदा अपनी धांसू पर्सनैलिटी के साथ खड़ा होकर उन सभी पार्टिसिपेंट्स को स्टूपिड थिंग्स बुलाता है। तभी इस कैरेक्टर का नाम हमें रिवील होता है और ये बंदा है फायर किंग का लेफ्ट गार्डियन जिसका नाम ली हवा म्योंग है। वो गुस्से में सामने वालों से पूछता है कि
क्या तुम लोग यहाँ बिना यह सोचे समझे आ गए कि यह जगह तुम्हारी आखिरी मंजिल हो सकती है, यानी तुम्हारी जान भी जा सकती है भाई। वहाँ मौजूद लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। तभी एक कहता है, वो रेड हेयर, वो तो लेफ्ट गार्डियन है। दूसरा बोलता है, क्या वो डेमोनिक कल्ट के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक नहीं है? तो तीसरा उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि अरे भाई, टॉप 10 नहीं, क्या वो टॉप 5 में आता है? और इससे साफ पता चलता है कि ये बंदा नेक्स्ट लेवल का पावरफुल आदमी है। तभी ली हॉ म्योंग सामने खड़े लड़कों को नोटिस करता है और एक स्मीकी के साथ कहता है, ओहो, तो ये फ्रंट रो में बच्चे खड़े हैं, क्या ये 6 क्लैंस के हायर्स हैं, यानी कि वारिस हैं? तभी इसके बाद हमें उन कल्ट्स के वारिसों का एक झलक दिखाई जाती है जो पूरी गंभीरता के साथ खड़े रहते हैं। इसके बाद एक एक करके टॉप 3 क्लैंस के मेन लीडर का इंट्रोडक्शन किया जाता है। नंबर 1, डार्क क्लैन, जिसका नाम है चेओनमू योन। इसके चेहरे पर एक अलग ही एटीट्यूड और सीरियसनेस होती है। नंबर 2, स्वॉर्ड क्लैन, और इसका नाम है चियोन क्योंग वोन, जो काफी चालाकी भरी और कनिंग स्माइल दे रहा होता है। और फिर थर्ड नंबर, जो कि स्प्रिंग क्लैन है और इसका नाम चियोनमो क्यूम है। ये बंदा पूरी तरह चिढ़ा हुआ होता है और गुस्से में बुदबुदाता है, तेरी माँ की, ये सब के सब बहुत ही एनोइंग बंदे हैं यार। तभी इसके बाद हम चौथे नंबर देखते हैं, जो कि पॉइजन क्लैन से हैं, और ये बंदा, इसका नाम है चेओन जोंग सम। ये बंदा देखने में काफी सीरियस और डेंजरस लग रहा है। इसके चेहरे पर वो डेडली वाइब साफ दिख रही है जो एक पॉइजन एक्सपर्ट में होनी चाहिए। तभी नंबर 5, और ये ब्लेड क्लैन से है और इसका नाम चियोन वू चैन है। इसके चेहरे पर वो ओवर कॉन्फिडेंट और चालाकी वाली स्माइल है, जिसे देखकर लगता है कि ये अपनी तलवारबाजी के दम पर सबको काटने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसके बाद एंट्री होती है साउंड क्लैन की नंबर 6 कैंडिडेट, और इस लड़की का नाम है चियोन वो रेओ। ये दिखने में काफी स्टाइलिश और बैडस लग रही है और इसका लुक बता रहा है कि ये साउंड बेस अटैक में एक्सपर्ट है। वही बैकग्राउंड में अनाउंसमेंट होती है कि इस बार की अकेली फीमेल कैंडिडेट है। इसके बाद जैसे नंबर 7 चियोन का नाम लिया जाने लगता है, तभी नरेटर शॉक हो जाता है और कहता है, वेयर इज ही, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर त्रिन चियोन अभी तक इस सीन से गायब है, और क्या वो यहाँ आएगा या फिर डर के मारे बीच रास्ते चला जाएगा? ये देखने के लिए वीडियो में बने रहिए ताकि हम लोग जैसे ही अगला एपिसोड लाएं आपको तुरंत मिल जाए। इसलिए चैनल के बेल आइकन को तुरंत ऑन कर लीजिए, ठीक है।